हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, द्विअंगी विलयन। देखिए, द्विअंगी विलयन में अवयवी घटकों की संख्या 2 होती है, अर्थात एक ही विलायक होंगे और एक ही विलय होगा। उसे हम द्विअंगी सॉल्यूशन कहेंगे, द्विअंगी विलयन कहेंगे। अब ये जनरली हम यहाँ दो प्रकार के पढ़ेंगे द्विअंगी विलयन। पहला विलयन है यहाँ पर ठोस विलयन, ठोस विलयन, और दूसरे विलयन का नाम है द्रव विलयन। इन दो विलयन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठोस विलयन में विलय और विलायक दोनों ठोस होते हैं। विलय और विलायक दोनों ठोस होते हैं, ठीक है। जबकि द्रव विलयन में विलायक हमेशा द्रव होगा, विलायक हमेशा द्रव होगा, और विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। यदि ठोस हो तो हम उसको कह देते हैं ठोस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन। यदि विलय ठोस हो तो हम उसे कहेंगे ठोस द्रव विलयन। यदि विलय द्रव हो तो हम उसे कहेंगे द्रव द्रव विलयन, और यदि विलय गैस हो तो हम उसे कहेंगे गैस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ठोस विलयन की। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ठोस विलयन की। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, ठोस विलयन। ठोस विलयन किसे कहते हैं? ठोस विलयन में वह विलयन होता है जिसमें विलायक और विलय दोनों ठोस होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? पहला है प्रतिस्थापी विलयन, प्रतिस्थापी विलयन, और दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराकाशी विलयन, अंतराकाशी विलयन। ठोस विलयन दो तरह के होते हैं, पहला प्रतिस्थापी विलयन और दूसरा अंतराकाशी विलयन। तो प्रतिस्थापी विलयन किसे कहेंगे? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्रतिस्थापी विलयन की। तो देखिए, प्रतिस्थापी विलयन में सारे के सारे विलायक अणु रहते हैं। इन विलायक अणु में जब विलय मिलाया जाता है, ठीक है, ये सारे के सारे विलायक हैं, सारे के सारे विलायक हैं। और इस विलायक में यदि मैं मिलाऊं विलय, तो इन विलायक अणुओं के जगह पे आ जाते हैं विलय के अणु। विलय के अणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो जो इस प्रकार का सादा गोला है वह विलायक के अणु है, विलायक के अणु हैं। और जो इस तरह से घेरा दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं विलय के अणु, विलय के अणु। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं इसका, ये किसका चित्र है? यह चित्र है प्रतिस्थापी विलयन का, यह चित्र है प्रतिस्थापी विलयन का। और इसका एग्जाम्पल है मिश्र धातु, इसका एग्जाम्पल है मिश्र धातु। मिश्र धातु जैसे मैं कहूं कॉपर, जिंक, ठीक है, स्टील, ये सारे मिश्र धातु होते हैं। तो मिश्र धातु में ये सारे प्रतिस्थापी विलयन के उदाहरण में आएंगे, ठीक है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। प्रतिस्थापी विलयन वह विलयन होता है जहां पर विलायक के अणु, विलायक में जब विलय को मिलाया जाता है तो विलायक के अणु कुछ अणुओं को विलय के अणु प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो ये प्रतिस्थापी क्या हुआ है? कुछ अणुओं को विलय के अणु,
इसका उदाहरण है मिश्र धातु। मिश्र धातु में आप लिख सकते हो कॉपर, ठीक है, सॉरी कॉपर बोलता हूँ, ये पीतल, कांसा, ये सारा चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा मैं देखता हूं अंतराकाशी विलयन। यह अंतराकाशी विलयन क्या होता है? अंतराकाशी विलयन में विलायक के अणु तो रहते हैं, इस प्रकार से बड़े विलायक के अणु रहते हैं, लेकिन इन बड़े विलायक अणुओं के जो बीच में जगह बचती है, इन बीच की जगह पर देखिए यहाँ पर जैसे यह है, ये है सारे के सारे विलायक के अणु, ठीक है। ये सारे किसके अणु हैं? विलायक के अणु हैं, विलायक के अणु हैं। और विलायक के अणु कैसे हैं? बड़े आकार के हैं, बड़े आकार के हैं। तो इनके दो अणु, इन चार अणुओं के बीच में जो खाली जगह है, इन खाली जगह पे, इन खाली जगह पर जब विलय को मिलाया जाता है तो विलय के कण इन खाली जगह पर, जिसे हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं, यहां पर बैठ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। ये जो है विलय के अणु है, विलय के अणु, ठीक है। जब भी विलायक में विलय को मिलाया जाता है तो विलायक अणु के बीच में विलय के अणु आ जाते हैं, अर्थात विलय के अणु अंतराकाशी स्थान पर अपना जगह ग्रहण करते हैं, इसीलिए इन्हें अंतराकाशी विलयन कहते हैं। अतः इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है टंगस्टन कार्बाइड। और यह टंगस्टन कार्बाइड एक प्रकार का ठोस है जिसका उपयोग धारदार औजार बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ठोस विलयन यहाँ पर कंप्लीट होता है, प्रतिस्थापी विलयन और अंतराकाशी विलयन। इन दो विलयनों के बारे में आपको लिखना है। क्लियर हो गया? चलिए इसको मैं मिटाता हूं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं द्रव विलयन की। द्रव विलयन में भी हम बात करेंगे सबसे पहले ठोस द्रव विलयन की, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, शीर्षक डाल देंगे ठोस द्रव विलयन। सबसे पहला हम बात करेंगे ठोस द्रव विलयन की, ठीक है। ठोस द्रव विलयन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होगा द्रव विलयन की? द्रव विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें विलायक द्रव होता है, जबकि विलय ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ठोस द्रव विलयन, ठीक है। ठोस द्रव विलयन, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ठोस द्रव विलयन जिसमें विलायक विलायक कौन हो? द्रव हो, विलायक द्रव हो तथा विलय ठोस हो, ठोस द्रव विलयन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पानी में नमक। पानी में नमक को घुलने पर आसानी से घुल जाता है। नमक एक ठोस होता है और इस ठोस को पानी में घुलने पर आसानी से घुल जाता है, यह इसका उदाहरण होगा। लेकिन जब शक्कर, पानी में शक्कर भी इसका उदाहरण होगा, पानी में शक्कर, यह भी इसका उदाहरण होगा। क्लियर है? लेकिन इस ठोस की विलयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ठोस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठोस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कौन सा कारक प्रभावित करता है? पहला होता है विलायक एवं विलय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। दूसरा होता है
विलय की प्रकृति और तीसरा होता है ताप। ये कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक हम लोग देखेंगे, विलायक एवं विलय की प्रकृति को एक साथ देखेंगे। ठीक है, विलायक एवं विलय की प्रकृति को हम यहाँ पर एक साथ देखेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, उन उदाहरण को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। पहला उदाहरण मैं लेता हूं, जब भी पानी में नमक को घोला जाए तो यह आसानी से घुलित हो जाता है, आसानी से घुल जाता है। ठीक है, आसानी से यह घुल जाता है। लेकिन यदि मैं पानी में नेफ्थेलिन को घोलूं, पानी में नेफ्थेलिन, ठीक है, जो डाबर गोली आता है मार्केट में, जो कपड़े में रखा जाता है ताकि एक कहना चाहिए कीटाणुनाशक के रूप में वो काम करता है, उसमें जो है कीटाणु नहीं लगते, इस टाइप का। तो नेफ्थेलिन आता है, पानी में नेफ्थेलिन को घोलेंगे तो यह घुलता नहीं है, घुलता नहीं है। ठीक है, घुलता नहीं है यह, पानी में नेफ्थेलिन को घोलेंगे तो। या मैं और एक उदाहरण देता हूं, पानी में शक्कर। देखो, पानी में शक्कर तो घुल जाता है लेकिन आसानी से घुलता नहीं है, थोड़ा घोलना पड़ता है, उसको घोलना पड़ता है। अर्थात ये जो शक्कर होता है पूर्ण रूप से विलय नहीं होता पानी में, मैं कह सकता हूं आंशिक रूप से भी यह विलय होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से यह विलय नहीं होता, क्योंकि घोलने पर, पानी में डालने पर तो घुलता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुलता, उसको क्या करना पड़ता है, हमें घोलना पड़ता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर तीनों में ही, ये तीनों उदाहरण में ही जो विलायक है वो विलायक है पानी। तीनों में विलायक कौन है, पानी है। ठीक है, लेकिन जब मैं विलय की बात करता हूं, एक जगह है नमक, ठीक है, एक जगह है शक्कर और एक जगह है नेफ्थेलिन। तो देखिए, यहां पर जो पानी होता है वो ध्रुवीय प्रकृति की होती है, पानी ध्रुवीय प्रकृति की होती है, अर्थात इसमें दो पोल जनरेट होते हैं, एक H+ और दूसरा OH-। ये दो पोल जनरेट होते हैं, प्लस आयन और माइनस आयन, ये दो पोल जनरेट होते हैं, अतः यह पानी ध्रुवीय प्रकृति की होती है। और इसके यहाँ पर विलय में है नमक। नमक का साधारण सा फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, और यह भी आयनिक प्रकृति का होता है, अर्थात सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस, दो आयनों में विभक्त होते हैं, दो आयनों में विभक्त होते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस और माइनस। तो यहां पर भी प्लस और माइनस दो आयन डेवलप हो रहा है, और यहां पर भी दो आयन डेवलप हो रहे हैं, प्लस और माइनस। यह भी ध्रुवीय प्रकृति का है और यह भी ध्रुवीय प्रकृति की है, जिसे हम आयनिक ठोस भी कहते हैं। अर्थात इसको एक नाम दे देते हैं ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय को घोलने का काम करता है। ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय को घोलने का काम करता है, घोलने का काम करता है। इसका मतलब क्या समझे, इसी को इंग्लिश में नाम देते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक नाम दे देते हैं। अर्थात जब भी विलायक ध्रुवीय प्रकृति का हो, अर्थात उसमें दो पोल जनरेट होते हो, प्लस और माइनस, और विलय भी ध्रुवीय प्रकृति की हो, उसमें भी दो पोल जनरेट होते हैं, तो ये दोनों आसानी से घुलेंगे, ये दोनों आसानी से घुलेंगे, किसी प्रकार की कोई फोर्स देने की जरूरत वहां पर नहीं है।
अतः ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय को घोलने का काम करता है। जबकि जो शक्कर होता है, यह शक्कर फार्मूला क्या होता है जनरली, ठीक है, जो शुगर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सुक्रोज जिसको बोलते हैं C12H22O11, ये होता है C12H22O11। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है, अर्थात 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 पाया जाता है। जब यह पाया जाता है, इसका जनरल फार्मूला C12H22O11 होता है। यह सहसंयोजी प्रकृति का होता है, अर्थात यह जो शक्कर होता है, शुगर होता है, वो आयनिक नेचर का नहीं होता। या यह जो नेप्थेलिन है, यह नेप्थेलिन भी आयनिक प्रकृति का नहीं होता, सहसंयोजी प्रकृति लक्षण प्रदर्शित करता है, अर्थात इन दोनों में दो पोल जनरेट नहीं होते, जिसके कारण यह पानी में आसानी से नहीं घुलते, आसानी से नहीं घुलते हैं। तो इस पूरे उदाहरण का सारांश यह है कि जब विलायक भी ध्रुवीय हो, विलेय भी ध्रुवीय प्रकृति की हो, तो वह आसानी से घुलेंगे। जब ये दोनों एक ध्रुवीय हो, दूसरा अध्रुवीय प्रकृति का हो, तो वह आसानी से नहीं घुलते हैं या बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। इसका सारांश यही है। तो इसीलिए आपको विलायक और विलेय की प्रकृति में एक ही चीज आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय को घोलने का काम करता है और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय को घोलने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण दूं, किसका उदाहरण दूं, जैसे विलायक है, कुछ विलायक हैं। ये विलायक कौन कौन है, जैसे बेंजीन हो गया, C6H6 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक है। या आप ये अध्रुवीय विलायक जो है, इसमें यदि मैं शुगर को घोलूं तो ये आसानी से घुलेगा। C6H6 कार्बन टेट्राक्लोराइड में और बेंजीन में शुगर को घोलूं, शक्कर को घोलूं तो वह आसानी से घुलेगा, क्योंकि अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय को घोलने का काम करता है। और शुगर को यदि मैं पानी में घोलूं तो वह जल्दी से घुलता नहीं है। तो एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय को घोलने का काम करता है और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय को घोलने का काम करता है। ये कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो विलायक को प्रभावित करने वाले कारक में विलायक की प्रकृति और विलेय की प्रकृति, ये दो टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे ताप का प्रभाव। ताप जो है किस प्रकार से विलेयता को प्रभावित करता है, हम लोग देखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूं यहाँ पर, और हम लोग देखेंगे अब क्या विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ताप का प्रभाव। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा होता है ताप। देखिए अभिक्रिया दो तरह से होती है। कौन कौन से दो तरह के, पहला होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जब भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, तब जो है हीट की जरूरत पड़ती है, उष्मा की जरूरत पड़ती है, उष्मा की जरूरत होती है, उष्मा की जरूरत होती है। अर्थात यदि कोई अभिक्रिया है, जैसे मैं यदि पानी है, पानी में सोडियम क्लोराइड को डालूं, पोटेशियम क्लोराइड को डालूं, तो ये क्या करेगा, उष्मा की जरूरत पड़ती है, अर्थात
इसको हीट देने की जरूरत पड़ती है, तभी जो है यह आसानी से घुलता है और आसानी से यह घुलता है। तो ऐसी अभिक्रिया जहां पर उष्मा की जरूरत पड़ती है या उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, वहां पर ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान बढ़ते जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया के संदर्भ में। अब दूसरी अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अर्थात जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है। जैसे आप लैब में देखेंगे, जब भी पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोला जाता है तो वहां पे हीट जो है बाहर निकलती है। और यहाँ पर यदि इन अभिक्रिया में मैं ताप बढ़ाऊंगा तो विलेयता का मान घट जाता है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में चूंकि ऊष्मा बाहर निकलती है, जब भी किसी विलय को पानी में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है, हीट बाहर निकलती है, और ऐसी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान घटते जाता है। अतः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। तो ये हो गया ठोस द्रव विलयन में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला विलायक की प्रकृति, विलय की प्रकृति, और तीसरा हो गया ताप। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं, ठोस द्रव विलयन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मैं बात कर लेता हूं द्रव द्रव विलयन की। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं द्रव द्रव विलयन की। द्रव द्रव विलयन में क्या होता है? विलायक भी द्रव और विलय भी द्रव होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है द्रव द्रव विलयन, और इस विलयन में विलायक भी द्रव होता है और विलय भी द्रव होता है। विलायक भी द्रव और विलय भी द्रव होता है। अब इसके एग्जाम्पल में यह भी 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णतः अमिश्रणीय द्रव, पूर्णतः अमिश्रणीय विलयन बोलते हैं। अमिश्रणीय विलयन मतलब विलायक और विलय को मैं घोलूंगा तो यह आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते, थोड़ा सा भी नहीं मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल है बेंजीन और पानी। इन दोनों को जब मैं घोलूंगा, ये भी बेंजीन भी द्रव है, पानी भी द्रव है, दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो दोनों की सतह अलग अलग हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी वहां पर। अर्थात यह पूर्णतः अमिश्रणीय होते हैं। यदि दूसरा प्रकार है इसका आंशिक अमिश्रणीय विलयन, अर्थात यह आंशिक रूप से आपस में मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ईथर प्लस पानी। ईथर प्लस पानी, ईथर और पानी जब भी दोनों को मिलाऊंगा आंशिक रूप से वे विलय होंगे, आपस में मिलेंगे। और तीसरा होता है पूर्णतः मिश्रणीय विलयन। पूर्णतः मिश्रणीय विलयन, पूर्णतः मिश्रणीय विलयन का उदाहरण है बेंजीन प्लस हेक्सेन। बेंजीन प्लस हेक्सेन ये होता है। बेंजीन और हेक्सेन दोनों ही अध्रुवीय विलायक हैं, इसीलिए ये आपस में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है। जबकि ऊपर का ये दोनों एग्जाम्पल बेंजीन प्लस पानी एक ध्रुवीय विलायक होता है और दूसरा अध्रुवीय विलायक होता है, इसलिए ये आपस में मिश्रणीय नहीं होते, पूर्ण रूप से मिश्रणीय नहीं है। तो यह पूर्णतः अमिश्रणीय विलयन का उदाहरण है बेंजीन प्लस पानी।
तो ये तो हो गया। अब होता है गैस द्रव विलयन। देखिए गैस द्रव विलयन में जो विलय होता है वो गैस होता है, विलय होता है वह गैस होता है, जबकि विलायक वह द्रव होता है। विलायक द्रव होता है। इसका उदाहरण है, पानी में ऑक्सीजन भी घुली होती है, पानी में ऑक्सीजन घुला होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी घुला हुआ होता है, घुली हुई होती है दोनों। तो ये किसके उदाहरण हैं? गैस द्रव विलयन के उदाहरण है। और गैस द्रव विलयन में अर्थात द्रव पर गैस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक को हम कल पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर उस टॉपिक में आता है एक हेनरी का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी के नियम की भी मैं कल बात करूंगा, कल के क्लास में मैं बात करूंगा।